नमस्कार, मैं ओम प्रकाश एक बार फिर दिन की प्रमुख खबरों में आप सभी का स्वागत करता हूं। खबरों की शुरुआत जम्मू कश्मीर से करेंगे। वहां के डीजी कारागार यानी जेल विभाग के जो डीजी रहे हैं हेमंत लोहिया, उनकी निर्मम तरीके से हत्या हुई है। वह भी तब जब इस देश के गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर में मौजूद है। अहमद यासीर नाम के उनके नौकर को गिरफ्तार किया गया है। दावा है कि वह लश्कर-ए-तोयबा नाम के आतंकी संगठन से जुड़ा हुआ है। उसकी गिरफ्तारी के बाद उसके पास से एक डायरी बरामद हुई है जिसमें उसने कई सारी महत्वपूर्ण चीजें लिखी हैं। उसकी डायरी से बरामद हुए तथ्यों से यह बात स्पष्ट हो चली है कि उसे इस बात की जानकारी भली भांति थी कि उसकी जिंदगी अब बहुत दिनों तक की नहीं। इस घटना ने कई बड़े ही गंभीर सवाल खड़े किए हैं। जम्मू कश्मीर इस देश का अभिन्न अंग आज से नहीं, भारत के इतिहास के साथ जुड़ा हुआ है। महर्षि कश्यप जो अधिकतर भारतीयों का गोत्र है, उनसे जुड़ा हुआ है कश्मीर। लेकिन उसकी समस्या इस देश के लिए एक कोढ़ बन गई है। 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो लोगों के मन में यह पहला भरोसा था कि शायद जम्मू कश्मीर की समस्या का समाधान हो जाएगा। ऐसा लगता था कि धारा 376 हटा देने के बाद जम्मू कश्मीर से आतंकी गतिविधियों पर लगाम लगाया जा सकेगा। वहां जो मुस्लिम कट्टरपंथी है, जो इस्लाम के नाम पे हत्याएं करने वाले हैं, उन पे लगाम लग जाएगा। इसके अलावा जब माफ करिएगा, मैं सन का जिक्र नहीं करूंगा, अमित शाह जब इस देश का गृह मंत्री बने थे तब यह भरोसा और मजबूत हुआ था। उन्होंने बड़े फैसले भी लिए। धारा 376 को हटाया, जम्मू कश्मीर को 2 हिस्सों में बांटकर केंद्र शासित राज्य भी बनाया। लेकिन समस्याएं खत्म नहीं हुई और बढ़ती जा रही हैं। आतंकियों का मनोबल वहां इतना बुलंद है कि जो बाहर से वहां काम करने के लिए गए हुए मजदूर हैं, चाहे बिहार से हों, बंगाल से हों, उत्तर प्रदेश या किसी और राज्य से, उनकी लगातार हत्याएं हो रही हैं। पुलिस महकमे के बड़े अधिकारियों की हत्या बहुत ही सनसनीखेज और एक बड़ा संकेत है, एक अलार्म है और इस पूरे देश के लिए एक बड़ी चेतावनी भी। इसके साथ ही एक सवाल भी है कि क्या हुआ जम्मू कश्मीर के लिए आपका वादा, आपका यानी केंद्र सरकार का। आखिर एक आतंकी का मनोबल इतना कैसे बुलंद हो सकता है कि केंद्र में एक मजबूत सरकार के बावजूद लगातार हत्याएं हो रही है, वहां मजदूरों की या पुलिस महकमे के लोगों की। यह एक बड़ा सवाल है और केंद्रीय गृह मंत्री को इसका जवाब देना चाहिए। वह भी तब जब अमित शाह जम्मू कश्मीर में है, तब हत्या अपने आप में बहुत ही गंभीर बात है और केंद्र सरकार के रवैये पर सवाल भी है। निश्चित तौर पर नरेंद्र मोदी की सरकार ने कई बड़े काम किए हैं और ऐसे महत्वपूर्ण काम भी किए हैं जो इस देश के विकास में मील का पत्थर साबित होंगे। लेकिन जम्मू कश्मीर पे सरकार चाहे जितनी बात कर ले, मुझे पूरी तरह से फेल लगती है। एक आतंकी जो कि अपने मजहब या यूं कहें कि कुछ सिरफिरे लोगों के माइंड वॉश में बहका हुआ है, वो इतना मजबूत है कि पूरे सिस्टम को धत्ता बताते हुए हत्याएं कर रहा है और पूरी सरकार निकम्मों की तरह मूक दर्शक बनी हुई। और ऐसा आज या कल से नहीं हो रहा है, बल्कि लंबे वक्त से हो रहा है। यह निश्चित तौर पर सवाल है और अगर जल्द से जल्द इसका समाधान नहीं हुआ तो केंद्र सरकार के बड़े बड़े दावे और आंतरिक सुरक्षा पर जितनी भी बड़ी बड़ी डींगे हैं, वो अपने आप में कोरी और मिथ्या साबित होती हुई नजर आएंगी। अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल की खबरों की। राज्य में दुर्गा पूजा का उत्साह चरम पर है। दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल के लिए वैश्विक महोत्सव है। आज यानी मंगलवार को नवमी का त्योहार है और एक दिन बाद ही दशमी के दिन से मां दुर्गा की प्रतिमाओं का विसर्जन शुरू हो जाएगा। नवमी पश्चिम बंगाल में बेहद खास है। सबसे नवरात्र के जो 10 दिन होते हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण दिन माना जाता है नवमी को। इसकी वजह यह है कि आज जो माँ दुर्गा के भक्त हैं वे हवन करते हैं और उस हवन के जरिए जो उसमें स्तुति और अर्पण किया जाता है, उससे माना जाता है कि माँ दुर्गा प्रसन्न होती हैं और भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करती हैं। पश्चिम बंगाल में 2 शक्तिपीठ हैं, कोलकाता का काली घाट और बीरभूम का तारापीठ। यहाँ माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए बलि का रिवाज है। बलि किसी पशु की नहीं। वक्त के साथ हमारी धार्मिक परंपराएं भी सुदृढ़ हुई हैं और बलि के तौर पर फलों को काटा जाता है।
इसके अलावा दक्षिणेश्वर मंदिर और बेलूड़ मठ में भी मां दुर्गा की भव्य आराधना होती है, जहां नवमी की पूजा काफी धूमधाम से हुई है। हवन किया गया है, मंत्रोच्चार हुए हैं और फल को मां के भोग के तौर पे चढ़ाया गया है। पश्चिम बंगाल में वैसे तो पूरे राज्य में 43,000 दुर्गा पूजा होती है। इसमें से अकेले कोलकाता में 3,000 दुर्गा पूजा यानी दुर्गा पंडाल बनाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ के जो जमींदार घराने हैं, जैसे ठाकुरबाड़ी, दत्तोबाड़ी, हटकुला ठाकुरबाड़ी, इन तमाम घरों में पारंपरिक तरीके से पूजा होती है और इनकी संख्या कुछ भी निश्चित नहीं है। यहाँ काफी पारंपरिक पूजा होती है और नवमी के दिन इन जमींदार घरानों में भी हवन के साथ मां की स्तुति की गई है। अब शाम के बाद प्रतिमाओं का विसर्जन का सिलसिला 10वीं से शुरू हो जाएगा। पश्चिम बंगाल की दुर्गा पूजा कई मामलों में खास रही है। खासकर 10वीं के दिन यहाँ सिंदूर खेल होता है। सिंदूर खेल क्या है? दरअसल जो सुहागिन महिलाएं हैं वे एक दूसरे को उनकी मांग में यहाँ सिंदूर लगाती हैं और उनकी सुहाग की लंबी आयु की कामना करती हैं। ऐसा नहीं है कि सिंदूर खेल का संबंध केवल सुहागिन महिलाओं से है, बल्कि कुमारी कन्याएं भी इसमें शामिल होती हैं। उनकी गालों पर या ललाट पर सिंदूर का टीका लगाया जाता है और इसके जरिए मां दुर्गा से प्रार्थना होती है कि इन्हें सुयोग्य और दीर्घायु वर मिले। 10वीं के बाद दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन शुरू हो जाएगा। पश्चिम बंगाल के लिए दुर्गा पूजा हर बंगाली परिवार के रग रग में बसा हुआ है। मां की विदाई भी नम आंखों से होती है और यहाँ इतने बड़े पैमाने पर पूजा होती है कि 10वीं या उसके बाद मां के विसर्जन के साथ ही अगले साल के लिए दुर्गा पूजा की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। इस बार कई बड़े बड़े पंडाल बनाए गए। गगनचुंबी पंडालों के बीच विशालकाय मूर्तियां अपने आप में पश्चिम बंगाल की पहचान रही हैं, जिसे देखने के लिए न केवल बंगाल या भारत बल्कि देश दुनिया से लाखों लोग आते हैं। इस साल कोरोना महामारी के टल जाने के बाद बड़े पैमाने पर पूजा हुई है और पूरी दुनिया से अनगिनत लोग इस बार भी दुर्गा पूजा घूमने के लिए बंगाल में पहुंचे। धन्यवाद। आप देखते रहिए लोक टीवी। आप हमें मजबूत बनाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हर वीडियो का अपडेट तुरंत पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।